बच्चों, पिछले अध्याय में हमने जाना था जन आंदोलनों के बारे में। हमने जाना था क्या थे उनके कारण, किस वजह से हुए थे आंदोलन और क्या रही उनकी परिणति। इन सारी बातों को जानने के बाद में अब हम जानेंगे क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। क्या है क्षेत्रीय आकांक्षाएं? किसी एक क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की उम्मीदें, उनकी आशाएं, उनकी मांगें, उनके विचार, उनके व्यवहार किस तरह से प्रभावित करते हैं इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, और इन आकांक्षाओं का क्या प्रभाव पड़ता है हमारी राजनीति पर। क्या ये लोकतंत्र के लिए चुनौतीपूर्ण है या फिर लोकतंत्र को कहीं कि अपने एक मजबूत बनाने के लिए ये भी अपना एक पायदान है। विस्तार से जानेंगे इस अध्याय में हम इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में, इनसे उठ रहे विभिन्न प्रकार के मुद्दों के बारे में, और किस तरह से हमारी सरकार, हमारी भारत सरकार, हमारा जो राष्ट्र अभी नया नया बना था, आज़ादी के तुरंत बाद की बात करते हैं, उस वक्त किस तरह से संभाला हमारे राष्ट्र ने इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं को। चलिए जानते हैं। हमेशा की तरह सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे 1980 के दशक में असम, पंजाब, मिजोरम और जम्मू कश्मीर में उठी क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। क्षेत्रीय आकांक्षाओं और उनसे उपजे तनाव को किन कारणों से बल मिलता है, इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे इस अध्याय में। भारत सरकार ने ऐसी चुनौतियों और तनावों के प्रति क्या कदम उठाए जब हमारी नई नई सरकार बनी थी। इस तरह की आकांक्षाएं जब उठी थी जो कि क्षेत्रीय हितों पर आधारित थी, उनसे निपटने के लिए, उनके समाधान के लिए हमारी भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या प्रतिक्रिया जाहिर की, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस अध्याय में करने वाले हैं। लोकतांत्रिक अधिकारों और राष्ट्रीय एकता के बीच संतुलन साधने में किस किस्म की कठिनाइयां आती हैं, ये भी हम जानेंगे। और साथ ही हम जानेंगे लोकतंत्र में विविधताओं के बीच एकता कायम करने के लिहाज से हमें क्या सीख मिलती है। तो इन सारी बातों का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे इस पूरे अध्याय के दौरान। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्षेत्रीय आकांक्षाओं के बारे में। क्या थी क्षेत्रीय आकांक्षाएं, क्यों ये सर उठाने लगी थी, और आज़ादी के तुरंत बाद किस किस तरह की क्षेत्रीय आकांक्षाओं का सामना हमारे भारत को करना पड़ा था। 1980 के दशक की बात करें, 1980 के दशक को स्वायत्तता की मांग का दशक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देश के कई हिस्सों में इस दशक में स्वायत्तता की मांग उठी थी और इन मांगों ने संवैधानिक हदों को भी पार कर दिया था। यानी कि ये संविधान के हद से बाहर निकलने लगी थी। जो संविधान के प्रावधान थे उनको तोड़कर इन मांगों ने अपना सर उठाया था। लोगों ने अपनी मांग के पक्ष में हथियार भी उठा लिए थे। सरकार को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी थी और इस जवाबी कार्रवाई से राजनीतिक और चुनावी प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो गई थी। और जब इनका संघर्ष विराम हुआ, वो हुआ सुलह से, समझौते से। और बातचीत का लक्ष्य ये रखा गया कि विवाद के मुद्दों को संविधान के दायरे में रहकर ही निपटा जाएगा। विवाद के मुद्दों का समाधान संविधान के दायरे में ही निकाला जाएगा। भारत का नजरिया रहा ये जो 1980 के दशक में मांगे उठ रही थी, स्वायत्तता की मांगे उठ रही थी, क्षेत्रीय आकांक्षाएं सर उठा रही थी, इनके प्रति भारत सरकार का क्या नजरिया रहा। हमने जब भी हमारे संविधान के बारे में अध्ययन किया है, खासकर कक्षा 11 में हमने एक पूरी पुस्तक संविधान के ऊपर, हमारे भारत के संविधान के ऊपर पढ़ी है। उसमें बार बार एक चीज़ हमारे सामने आई, वो ये कि हमारा भारत विविधताओं से परिपूर्ण भारत है और इस भारत में प्रत्येक चाहे वर्ग है, चाहे जाति है, चाहे क्षेत्र के आधार पर है, सभी को अपनी अपनी संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। सबको अपने अपने रिवाजों के अनुरूप, अपनी संस्कृति के अनुरूप आचरण व्यवहार को बनाए रखने का अधिकार है और ये अधिकार हमारा संविधान देता है, मूल अधिकारों के अंतर्गत देता है।
तो जब हमारा संविधान इस तरह की बात कह रहा है तो सहज ही ये बात समझ में आ जाती है कि भारत सरकार का नज़रिया इन मांगों के प्रति क्या रहा होगा। भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली से संचालित होने वाली यहाँ सरकारें हैं, तो निसंदेह क्षेत्रीय आकांक्षाओं के प्रति एक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण हमारी भारतीय सरकार ने अपनाया था। हमारा भारत देश विविधताओं से परिपूर्ण भारत है। ये प्रत्येक विविधता के प्रति, प्रत्येक संस्कृति के प्रति सहिष्णुता की भावना रखता है। तो देखते हैं भारत सरकार का नज़रिया विविधता के सवाल पर हमारा जो दृष्टिकोण था वो लोकतांत्रिक था। लोकतंत्र है वो क्षेत्रीयता है, जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं उनको राष्ट्र का विरोधी नहीं मानता है। कि हम कहें कि राष्ट्रवाद है जो भावना है वो क्षेत्रीयता की उपेक्षा नहीं करती है। क्षेत्रीयता के लिए भी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अपना एक स्थान है, उसको राष्ट्र विरोधी या फिर देशद्रोही नहीं माना जाता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक दल में विभिन्न दल समूह हैं वो क्षेत्रीय पहचान, आकांक्षा या किसी क्षेत्र समस्या को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करते हैं। यहाँ तक कि जो हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है उसमें राजनीतिक दल हैं वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं को अपना चुनावी मुद्दा बना लेते हैं, जैसा कि हमने कई बार व्यवहार में भी देखा है। तो ये लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करते हैं अपने मुद्दों के माध्यम से। ये क्षेत्रीय आकांक्षा को भी उठा लेते हैं, जो क्षेत्रीय हित हैं उनको भी राष्ट्रीय स्तर तक ले आते हैं। और इस बात की इजाजत, इस बात की स्वतंत्रता हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली प्रदान करती है। लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाएं हमेशा बलवती रहती हैं क्योंकि इनके पोषण के लिए यहाँ भरपूर स्थान है। लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की प्रक्रिया में समुचित ध्यान दिया जाता है। यहाँ क्षेत्रीय आकांक्षाओं को केवल मांगों को उठाने भर की स्वतंत्रता नहीं है, अपितु हमारी शासन प्रणाली में इन मांगों पर, इन आकांक्षाओं पर समुचित ध्यान भी दिया जाता है और उन मांगों को संविधान के दायरे में रहकर पूरा करने का भरपूर प्रयास भी किया जाता है। तनाव कब होता है? जब कभी कभी राष्ट्रीय एकता का सरोकार है वो क्षेत्रीय आकांक्षाओं पर भारी पड़ जाता है, कि जब ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं ये भूल जाती हैं कि हम एक देश के नागरिक हैं, ना कि केवल इस क्षेत्र विशेष के ही नागरिक हैं। तो जब ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता पर भारी पड़ने लगती हैं तब तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही क्षेत्रीय सरोकारों के कारण राष्ट्र की वृहत्तर आवश्यकताएं उपेक्षित जब होने लगती हैं तब तनाव होता है। और साथ ही इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के मद्देनजर, इन क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण किसी तरह का कोई राजनीतिक संघर्ष जन्म ले लेता है, तब ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं, तब ये क्षेत्रीय भावनाएं, ये क्षेत्रीय मांगे एक तनाव का कारण बन जाती हैं। देखते हैं हम तनाव के दायरे। आज़ादी के तुरंत बाद देश का विभाजन हम सभी जानते हैं, पहले अध्याय में हमने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा है। बाद में विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्यों के पुनर्गठन के कठिन मसले हमारे सामने आए थे। यानी कि क्षेत्रीय आकांक्षाओं के कारण कौन कौन से तनाव हमारे नए राष्ट्र को झेलने पड़े थे, उसमें विभाजन है, विस्थापन है, देशी रियासतों का एकीकरण है, राज्य का पुनर्गठन है। इन सारे मसलों पर हमने विस्तार से चर्चा अपने अध्याय संख्या 1 में कर ली थी। जम्मू कश्मीर का मसला आज़ादी के तुरंत बाद हमारे सामने आया था और ये मसला केवल भारत और पाकिस्तान के संघर्ष का मामला नहीं था। तो ये मामला जो जम्मू कश्मीर है, वहाँ की जनता है, वहाँ के नागरिक हैं, उनकी जो राजनीतिक आकांक्षाएं हैं उनका सवाल भी हमारे सामने लेकर आया था कि जो कश्मीर घाटी है, जो कश्मीर के लोग हैं, उनकी क्या राजनीतिक आकांक्षाएं हैं, उनकी क्या राजनीतिक मांगे हैं। दूसरा बात करें हम पूर्वोत्तर की। पूर्वोत्तर में 2 राज्य नागालैंड और मिजोरम ये भारत के अंग होने के मामले पर सहमति नहीं बना पा रहे थे। यहाँ ये भारत को अपने आप को भारत का अंग मानने को ही तैयार नहीं थे, भारत को अपना एक देश स्वीकार करने के लिए ये तैयार नहीं थे। द्रविड़ भारत में द्रविड़ आंदोलन, दक्षिण भारत में द्रविड़ आंदोलन और इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग उठाई थी। ये सारी मांगे आज़ादी
आज़ादी के तुरंत बाद हमारे सामने आती हैं। भाषा के आधार पर अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में ऐसे आंदोलन हुए जो कि भाषा के आधार पर अलग होना चाह रहे थे, अपना एक अलग राज्य बनाना चाह रहे थे। तमिलनाडु में हिंदी को राजभाषा बनाने के खिलाफ विरोध आंदोलन हुआ। पंजाबी भाषी लोगों ने अपने हित अलग राज्य बनाने की मांग उठाई। पंजाबी भाषी लोगों ने अपने हितों के लिए अलग राज्य बनाने की इन्होंने मांग उठाई और इसलिए 1966 में पंजाब और हरियाणा 2 राज्य यहाँ से बनाए गए थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन भी इसी तरह से होता है। तो ये देखा आपने कि किस तरह से भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर क्षेत्रीय मांगे सर उठा रही थी। तो क्या हर परेशानी का हल निकाल लिया गया? यहाँ जो जो परेशानी हमने देखी, चाहे वो कश्मीर मुद्दे की है, चाहे वो पूर्वोत्तर का मसला है, चाहे वो भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग है, क्या इस हर एक परेशानी का हल उस वक्त हमारे नव स्वतंत्र राष्ट्र ने, जो कि अभी अभी विश्व पटल पर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदित हुआ था, किस तरह से निकाला? कैसे इन परेशानियों को हमने संभाला? कश्मीर और नागालैंड की समस्या थी, वो ज़्यादा विकट और जटिल थी। इसका समाधान हम किस तरह से कर पाए? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से सोचते हुए क्या इसके समाधान हमने निकाले होंगे? क्या उपाय हमने इन समस्याओं का किया होगा? कैसे हुआ इनका समाधान? ये सारे के सारे सवाल अभी भी हमारे सामने उपस्थित हैं। अभी तक तो केवल हम ये जान पाए हैं कि कौन कौन सी समस्याएं हमारे सामने आई थी जब हम एक नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। इनका समाधान कैसे होगा, कैसे इस मसले का हल हमारी भारत सरकार ने निकाला होगा, इन सब बातों का विस्तार से अध्ययन हम आने वाले वीडियोस में करेंगे। अभी हम लेते हैं प्रश्न संख्या 1, भारत सरकार ने विविधता के सवाल पर कैसा दृष्टिकोण अपनाया? भारत सरकार ने विविधता के दृष्टिकोण पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था, लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में विविधताओं के प्रति सहिष्णुता होती है। हर एक संस्कृति, हर एक जाति, हर एक धर्म को, उनकी मांगों को, उनकी आकांक्षाओं को संविधान के दायरे में स्वीकार किया जाता है। लोकतांत्रिक राजनीति में क्षेत्रीय आकांक्षाएं और बलवती क्यों होती हैं? इसका एक अच्छा सा उत्तर आप तैयार कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्यों जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो बलवती होती हैं। चाहे अपन बात करें लोकतांत्रिक शासन प्रणाली का जो ढांचा है वो इनको आज़ादी देता है अपनी संस्कृति को बनाए रखने की, अपनी महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने की, अपने रीति रिवाजों के अनुसार आचरण करने की। फिर जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में राजनीतिक दल होते हैं वो भी क्षेत्रीय आकांक्षाओं की मांगों को उठाकर उस क्षेत्र के लोगों की भावनाओं की नुमाइंदगी करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे मसले आपको ढूंढने पर मिल सकते हैं कि क्यों लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में क्षेत्रीय आकांक्षाएं बलवती होती हैं। इसका आंसर आपको करना है, अपने शब्दों में एक बहुत अच्छा सा उत्तर आपको तैयार करना है। धन्यवाद।